हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार रजौरिया, लेक्चरर साइकोलॉजी, मठलार देवरिया। आज मैं आपसे मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करूंगा। मनोविज्ञान की जो पहली यूनिट है, मनोविज्ञान क्या है, उसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मनोविज्ञान आधुनिक विद्या शाखा या मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस कैसे? ये प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञान है। इसमें तीन चीजें शामिल होती हैं: मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया, अनुभव, एक्सपीरियंस, और बिहेवियर। मेंटल प्रोसेस या मानसिक प्रक्रिया को हम जांचते हैं एमआरआई और कंप्यूटर के जरिए, जबकि अनुभव अनुभव हम देखते हैं ऐसे कि एक ही स्थान में लोगों के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। जैसे आपकी कक्षा में दो अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, एक ही कमरा जिसमें सभी छात्र पढ़ रहे हैं, किसी को बड़ा लग सकता है और किसी को छोटा। हो सकता है वो पहले जिस स्कूल से आया हो उसका कमरा काफ़ी बड़ा हो और आपका ये वर्तमान कमरा थोड़ा सा छोटा हो, तो उसको वो छोटा लगेगा। और जो पहले स्कूल में पढ़ के आया है जिसका कमरा छोटा है, तो उसको ये कमरा ज़्यादा बड़ा देखेगा। तो ये चीज़ देखा जाएगा तो ये स्थान एक ही है, लेकिन दोनों के अनुभव अलग अलग हैं, उनका परसेप्शन अलग अलग है। यही चीज़ है कि लोगों के व्यवहार और बिहेवियर जो है उसकी जटिलताओं को मनोविज्ञान जो है लोगों के व्यवहार को, उनकी जटिलताओं को विभिन्न संदर्भों में समझने की कोशिश करता है। और ये व्यवहार जो है दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। जैसे एक को कहेंगे हम कोवर्ट, दूसरे को कहेंगे ओवर्ट। कोवर्ट मीन्स छिपा हुआ व्यवहार जो हमें जल्दी से दिखता नहीं, उसके लिए हमें बड़ा सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को चिंता है, तो जब चिंता होती है तो उनकी हथेलियों से पसीना आने लगता है, लेकिन इसको जब तक गहराई से नोटिस नहीं करेंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे। तो ये कोवर्ट बिहेवियर है। अब एक ओवर्ट बिहेवियर है, जैसे कोई आदमी जोर जोर से रो रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, गा रहा है, तो वो तो सीधे सीधे प्रकट रूप से है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान में क्या है कि इसमें तमाम मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं हैं। इनको संप्रदाय कहते हैं या वाद कहते हैं। तो जो वाद हैं उनको अलग अलग लोगों ने कहा है। जैसे संरचनावाद, इसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, इसको टिचनर महोदय ने दिया था। दूसरा है प्रकार्यवाद, इसको फंक्शनलिज्म कहते हैं, इसको जेबी वॉटसन ने दिया था, यानी कि वो व्यवहारवादी थे। एक है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद की स्थापना जो है कोहलर एवं कोफका ने की थी। फिर आता है एक मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण, जो इसको साइको एनालिसिस का कहते हैं। ये जो है बहुत ही पॉपुलर है और मनोविज्ञान इसके बिना अधूरा माना जाता है। सिगमंड फ्राइड मनोविज्ञान के सबसे चर्चित चेहरे हैं। इन्होंने असमान मनोविज्ञान की आधारशिला रखी। फिर आते हैं मानवतावाद, ह्यूमैनिटेरियन। ये सिगमंड फ्राइड के बाद जो है उनके ही स्टूडेंट थे एरिक फ्रॉम, जिन्होंने मानवतावाद का कंसेप्ट दिया। फिर लास्ट में अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है उसको कहते हैं संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कुल मिला के 6 तरीके से प्रमुख संप्रदाय यहाँ पे चल रहे हैं: संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्टवाद जिसको कोलर और कोफका ने चलाया था, मनोविश्लेषण जिसको सिगमंड फ्राइड ने चलाया था, मानवतावाद जिसको एरिक फ्रॉम ने चलाया था, और फिर लास्ट है संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये क्या करती है? ये मानसिक प्रक्रमों का अध्ययन करती है। मेंटल प्रोसेस क्या है उनका अध्ययन करती है। उसके लिए वो जो है कंप्यूटर का सहारा लेती है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेती है, एमआरआई, एफएमआरआई, इन सब चीज़ों के जरिए मेंटल प्रोसेस का पता किया जाता है। वर्तमान में जो है मनोविज्ञान बहुआयामी हो गया है, मल्टी डायमेंशनल हो गया है, यानी कि सारी चीज़ें मिल गई हैं।
ये जो अप्रोच हैं, जो हमने 6 बताए हैं, उपागम बताए हैं, वाद बताए हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। मानवीय व्यवहार को समझने में ये अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं समग्र रूप से। अब मनोविज्ञान को एक विद्या शाखा या एज ए स्ट्रीम के रूप में देखें तो इसमें दो चीजें नजर आती हैं कि मनोविज्ञान जो है प्राकृतिक विज्ञान भी है, समाज विज्ञान भी है, यानी कि साइंस भी है और आर्ट भी है। तो प्राकृतिक विज्ञान जो है, प्राकृतिक विज्ञान में जैसे हमने बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है, जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। तो इनके में जो स्टडी का अप्रोच जो अपनाया जाता है, स्टडी का जो तरीका अपनाया जाता है वो वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक कैसे? उसमें एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। वो परिकल्पना जैसे इसको बोलते हैं हाइपोथिटिको डिडक्टिव मॉडल। ये पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको जो है टेस्ट करते हैं, और जब वो टेस्ट में कई बार पास हो जाता है तो उसको थ्योरी के रूप में दे देते हैं। ये प्राकृतिक विज्ञान की विशेषताएं हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि इसमें जो है सामाजिक विज्ञान में इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, तमाम सब्जेक्ट हैं। इसमें जो केस स्टडी जो है ऑब्जर्वेशन मेथड पे की जाती है, यानी कि निरीक्षण विधि से की जाती है। और ये बिहेवियर का नेचुरल कंडीशन में, वास्तविक समय में, जैसे आप जो है दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, घर में हैं, स्कूल में हैं, उस समय आपका व्यवहार क्या है, इस चीज को केस स्टडी या ऑब्जर्वेशन मेथड के रूप में कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं और कौन कौन सी स्ट्रीम है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये विज्ञान क्यों है। ये विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें न्यूरो साइंस और कंप्यूटर का भी प्रयोग होता है। जैसे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं ये न्यूरो साइंस बताता है, और कंप्यूटर इसलिए चाहिए ताकि एमआरआई के जरिए हम न्यूरॉन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एडवांस कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। अब ये चीज है कि मोटर तौर पे जो है मनोविज्ञान को मन और व्यवहार को समझने के रूप में देखा जाता है, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। अब देखिए माइंड क्या है? माइंड है मन, और ब्रेन मस्तिष्क। मन और मस्तिष्क आमतौर पे जो है मन और मस्तिष्क की चर्चा हम लोग सुनते रहते हैं। आज डिफरेंस भी समझिए। मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग चीजें हैं, परंतु दोनों साथ साथ अस्तित्व में रहती हैं। आप उनको अलग नहीं कर सकते। इसे कंप्यूटर के जरिए समझते हैं कि जैसे कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? स्क्रीन है, माउस है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है। यह हार्डवेयर हो गया, यानी कि मस्तिष्क का पोर्शन। दूसरा है सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम उसमें गेम देखते हैं, मूवी देखते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर है। इसको और तरीके से समझते हैं, बिल्कुल सिंपल लगते हैं, मोबाइल के जरिए। दूसरा उदाहरण लीजिए कि पहले हम मोबाइल खरीदते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, फिर हम उसमें सिम डालते हैं तो उसमें नेटवर्क आता है, और फिर उसमें मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन डालते हैं, तब हम उसको चलाते हैं। तो जो एप्लीकेशन डालते हैं वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? वही है मन। अब जैसे सॉफ्टवेयर क्या है? क्रोम है, गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। ये सब मन के ही तरीके से काम करते हैं। यानी कि आपके मोबाइल में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना उनका अस्तित्व नहीं है, उनका अस्तित्व है। लेकिन जब आप उनको मोबाइल में डालते हैं तो वो आपके साथ विजिबल होते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, आप उनके साथ जुड़ पाते हैं। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, मन और मस्तिष्क एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अब आप ये देखें, माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन सेपरेटली, बट इट इज सेपरेट एंटिटी। मतलब क्या है? मन और मस्तिष्क के बिना मन जो है मस्तिष्क के बिना अस्तित्व नहीं करता, मगर फिर भी वह उससे अलग नहीं है। तो कैसे अलग नहीं है? जैसे हमने बताया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ साथ चलेंगे तभी आपका काम बनेगा। मोबाइल में जब आपका व्हाट्सअप होगा और मोबाइल होगा तभी चला पाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं दूसरे तरीके से आकार के आधार पे ब्रेन और माइंड में कैसे अलग है। मस्तिष्क जो है हम उसको देख सकते हैं, उसका आकार निश्चित कर सकते हैं, उसका डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन मन को नहीं देख सकते, ना उसका आकार बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। कब करते हैं?
जब हमारे शरीर में लगती है हमारे रोए खड़े होते हैं, या पेड़ की तरफ देखते हैं उसकी पत्तियां जोर से हिलती हैं तो हमें एहसास होता है कि हवा है और तेज चल रही है। तो हवा 24 आवर है, लेकिन एहसास जब करते हैं तब मालूम पड़ता है। तो इस तरीके से मन और मस्तिष्क को हम डिफर कर सकते हैं। बुक्स में जो है 3 स्टडीज भी दी गई हैं, बहुत मजेदार स्टडी है। इसमें बताया गया है अगर ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो उसे दूसरे अंग कवर कर लेते हैं। यानी कि किसी का एक ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया तब भी पूरा काम कर रहा था। जैसे एक चीज होती है ब्रेन में, ऑसिपिटल लोब, ये ब्रेन के बैक में होता है और विजुअल करने में, इमेज बनाने में और देखने में मदद करता है। एक एक्सीडेंट में, एक केस स्टडी में बताया गया कि ऑसिपिटल लोब यानी कि देखने के, इमेजिन करने की वो प्रोसेस खत्म हो गया, ऑसिपिटल लोब जो है हट गई। तब भी व्यक्ति जो है लोकेशन और कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही बता पा रहा है, जो ऑसिपिटल लोब का ही कार्य करता है। एक उदाहरण। दूसरा केस स्टडी है कि एक खिलाड़ी जो है उसका एक हाथ खराब हो गया, मगर उसको ये लगता है कि उसका हाथ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दर्द को महसूस करता है, और जब भी उसके साथ चाय आती है तो वो जिस हाथ से काम कर रहा था वही हाथ कट गया। तो उसका ब्रेन संदेश देता है और वो एक्टिव भी होता है, लेकिन उसको महसूस होता है वो उससे काम नहीं कर पाता। तो इस चीज को जो है फैंटम आर्म का नाम दिया गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन तो हाथ के पास सिग्नल भेज रहा है लेकिन हाथ से सिग्नल नहीं आ पा रहा है। तो जो है ये धीरे धीरे एडजस्ट होता है कि एक के ब्रेन में जैसे चोट लगी, सर्जरी के बाद जब वो घर आया तो वो सारी चीजें पहचान रहा है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि ये हमारे माता पिता हैं, इनको, ये हमारे असली नहीं है, डुप्लीकेट वाले हैं। माता पिता तो हैं लेकिन असली वाले नहीं हैं। तो ऐसा भी अंतर आता है। तो इस टाइप की जो केस स्टडीज जो हैं इनको भी मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। और इसका निष्कर्ष क्या है तीनों केस स्टडीज का? ब्रेन जब डैमेज हो जाता है तब भी हमारा माइंड काम करता है और माइंड धीरे धीरे ही एडजस्ट होता है। तो मनोविज्ञान में बहुत सारी चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप उनको पढ़ेंगे और समझेंगे तो वो आपको लगेगा कि हाँ बहुत काम की चीजें हैं। चलिए फिर आगे जो है डिस्कस करते हैं इसके बारे में नए चैप्टर में। ठीक है, ओके।